नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। ये खबर आपसे जुड़ी हुई खबर है, ना केवल आपसे बल्कि आपके परिवार से, आपके आस पड़ोस से, समाज के हर व्यक्ति से जुड़ी हुई खबर है। क्या खबर है? मैं आपको बता दूं कि आज के समय में हार्ट की बीमारी, दिल की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। आखिरकार ये दिल की बीमारी क्यों बढ़ रही है, हम इस विषय के ऊपर आज बातचीत करेंगे। और ये दिल की बीमारी लगने के बाद इसका इलाज क्या है, हम उस विषय के ऊपर भी बातचीत करेंगे। और साथ ही हम ये भी बताएंगे आपको कि दिल की बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। जी सर, देखो आज के ज़माने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हार्ट समस्या। हार्ट समस्या एक होती है हार्ट अटैक, एक होती है हार्ट फेलियर। आज के टाइम में जो एक नई जनरेशन में कोई एज फैक्टर नहीं है, हर उम्र के लड़कों को लड़कियों को हार्ट अटैक की समस्याएं ज़्यादा हो रही है। अब हार्ट अटैक की समस्या को जानने के लिए सबसे पहले अपने को इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि भाई हार्ट अटैक होता क्या है। एक्चुअल में लोगों को ये पता ही नहीं है कि हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हार्ट की मांसपेशियों को जो नसें सप्लाई करती है खून, उन नसों के अंदर ब्लॉक हो जाते हैं। तो वो जो ब्लॉक हो जाता है तो आगे का हार्ट का जो पार्ट होता है वो डेड हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। तो उनको बोलते हैं कोरोनरीज आर्टरी। तो वो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉक आने की वजह से हार्ट के आगे का पार्ट काम करना बंद कर देता है, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं सिंपल भाषा में। और हार्ट अटैक आने के बाद में अपने को क्या करना चाहिए, क्या प्रिवेंशन करना चाहिए, कैसे पता लगाएं कि अपने को हार्ट की बीमारी है या नहीं है, इन सब विषय के ऊपर अभी अपन जो आगे आगे धीरे धीरे सब पे चर्चा करते हैं। चौधरी साहब, लगातार क्योंकि सर्दी का समय भी है और सर्दी के समय में इस तरह की दिक्कतें ज़्यादा आने की संभावनाएं जी होती जी हैं, जी ऐसा डॉक्टर भी जी जी कहते हैं। बिल्कुल, सर्दियों में हार्ट अटैक आने की संभावना एक आम दिनों से 50% से ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका मेन रीज़न ये है कि एक हार्ट सर्दियों के अंदर हर चीज़ कॉन्स्ट्रक्ट होती है। अब जैसे किसी नस में ब्लॉकेज 80% है, एक नॉर्मल वे में वो पड़ा है, नॉर्मल 80% चल रहा है, उसको 20% सप्लाई मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा। पर जैसे ही ठंड बढ़ती है, अंदर का टेम्परेचर डाउन होता है, तो वो क्या करती है कि वो नसें सिकुड़ती है। ब्लॉक 80 का ही था पर सिकुड़ के नस छोटी हो गई तो वो 100 का हो गया, तो वो हार्ट अटैक कर गया अचानक से। तो ये हार्ट के अंदर सर्दियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, और साथ में जुकाम लगने से और बाकी चीज़ों से भी एक बड़ी समस्या हार्ट के लिए प्रॉब्लम खड़ी करती है। सर, ये कैसे पहचाना जाए कि किसी व्यक्ति को जो है मान लो दर्द हुआ, जी 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 तो क्या दर्द ही हार्ट अटैक है या दर्द के और भी बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं सर? नहीं, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। दर्द ही एक हार्ट अटैक का कारण नहीं है। चेस्ट में, छाती में दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। छाती में अब एक हार्ट अटैक का भी दर्द हार्ट का भी दर्द होता है, गैस्ट्राइटिस का भी दर्द होता है। उसके अलावा जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आज कल के ज़माने में सबसे बड़ी जनरेशन में बीमारी है, उसका पेन भी चेस्ट में आता है। उसके साथ में अगर आपके पेनक्रियाज का है तो उसका पेन भी ऊपर की साइड में आता है। तो हार्ट में पेन और चेस्ट में पेन होने का मतलब ये नहीं है कि वो हार्ट अटैक है। इसके साथ में अगर हार्ट अटैक का पेन होगा तो वो हार्ट से शुरू होकर रेडिएट होकर ऊपर की साइड में पेनिट्रेट करेगा। उसके अलावा आपके दोनों हाथों में दर्द आ सकता है, बाजुओं में, कंधे में, पीछे नेक में दर्द आ सकता है, जॉ में दर्द आ सकता है। और उसके अलावा चेस्ट में पूरा कंजक्शन होगा, हार्ट में पेन होना एक मोस्टली इसके लक्षण हो सकते हैं। सर, किसी को हार्ट अटैक आया, जी ज़्यादातर देखने में आता है कि वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं और हॉस्पिटल में अधिकतर बार यही कहा जाता है एंजियोग्राफी होती है। जी 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 एंजियोग्राफी में जो है एक तार डाली जाती जी है जी और बिल्कुल। फिर ये कहा जाता है कि नसें जो है वो अंदर बंद हैं और फिर छल्ला डाल दिया जाता है। जी आप सर, क्या मानते हो इस तरह के इलाज को सर? देखो सर, इलाज ये भी एक मेडिकल साइंस का इलाज है और ये इलाज भी सही है, पर इसकी एक सिचुएशन और कंडीशन होती है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि स्टंट डालना गलत नहीं है, पर स्टंट आप कब, कैसे और क्यों डाल रहे हो वो एक बड़ा मायने रखता है। हार्ट में स्टंट अगर आपको अभी क्विक अटैक आया है, अगर आपने विद इन 8 to 10 आवर्स में अगर स्टंट डल गया तो वो आपके जो पार्ट डेड पार्ट है उसको वो रिवाइव कर देगा। अगर आपको अटैक आ जाया है, 10 दिन बाद आप गए या 1 महीने बाद आपकी एंजियोग्राफी हो रही है या आपको फिर बाद में पता लग रहा है स्टंट डलवा रहे हो, तो उसका कोई इतना इशू नहीं है और न उसका कोई फ़ायदा है। अगर आपने क्विक 2 4 5 घंटे में अगर डलवा लिया तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो इससे अपने को यही पता लगेगा कि आगे एक जांच कराने के लिए अपने को आजकल एक ये बड़ी दुर्भाग्य है कि मेडिकल साइंस के अंदर के लोग इसको एक बिज़नेस मॉडल टाइप में ज़्यादा यूज़ करने लगे। लोगों को, मेरे भी कई ऐसे
मित्र है, दोस्त है, जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, और अभी भी जैसे आते हैं सुनते हैं तो देखते भी हैं कि कई लोग आते हैं कि सर अचानक से हॉस्पिटल में गए, सीधा एंजियोग्राफी की और छल्ला डाला और भेज दिया। जबकि ये एक आपको पूरा प्रॉपर टाइम देना चाहिए। अगर हाँ एक्चुअल में विद इन 5 to 10 आवर्स के बीच में अगर कुछ हो रहा है तो आप डलवाइए। और एक आपकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई पेशेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको एक्चुअल में जो छोटी छोटी नीचे जाके जो ब्रांचें होती है उनमें दिक्कत होती है, वहाँ पे भी डाल देते हैं, जो कुछ टाइम बाद वापस ब्लॉक हो जाते हैं। आप वहीं वापस उसी कंडीशन में पहुँच जाते हो, फिर वापस आपकी एंजियोग्राफी होती है तो फिर आपको बाईपास के लिए बोल दिया जाता है। पर एक सिचुएशन के हिसाब से डालना चाहिए। जबकि स्टंट कोई गलत नहीं है, पर स्टंट आपको कब कैसे और क्यों डाला वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइमिंग होती है। मतलब इसके प्रति लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। इसके लिए आपको पूरी स्टडी, आपको नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज होगा तभी आप इन चीज़ों से ज़्यादा निकल पाओगे। नहीं क्योंकि तो हर कोई व्यक्ति सोचता है दर्द हुआ, जैसे आपने बताया कि दर्द नहीं, का कोई एक कारण नहीं है, चेस्ट पेन के बहुत सारे कारण सर चेस्ट पेन के बहुत सारे कारण हैं, पर लोगों को हार्ट एक ऐसा सेंसिटिव पार्ट है जिसमें इंसान को अगर बोल देगा कोई कि आपको हार्ट अटैक हुआ है या ब्लॉक है आपको 10% भी, तो लोग डर जाएंगे। क्योंकि हार्ट, लोगों को पता है कि हार्ट में कुछ हुआ तो मेरे को दूसरा मौका नहीं मिलेगा। पर इसके लिए आपको धैर्य से, अच्छे से सोच समझ के जो भी डिसीजन लेना होता है उसमें टाइम लेके डिसीजन लेना चाहिए। एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसमें एक क्विक पैनिक करना चाहिए, उसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बाकी हर हार्ट अटैक में ये नहीं है कि आप इंसान की डेथ ही होती है। जी। अगर जो जितना हार्ट अटैक, जितने ब्लॉकेज हार्ट में नीचे की साइड में होंगे उतना रिस्क कम होगा, जितने हार्ट के ब्लॉकेज ऊपर की साइड होंगे। और एक मेन कोरोनरी आर्टरी होती है जिसको लेफ्ट मेन आर्टरीज बोलते हैं, उसमें अगर ब्लॉकेज है तो उसके अंदर हम जो कहते हैं कि आप इसमें क्विक एक्शन लेना चाहिए। बाकी इतना इशू होता नहीं है। मतलब खाम खाई का डरावा, डरने की बिल्कुल, जरूरत नहीं है। डरने की ठीक है, जरूरत हार्ट नहीं की है। बीमारी है तो फिर भी डरो मत, अपने डॉक्टर की जी, सलाह लो बिल्कुल। और अपना इलाज करवाओ। जी बिल्कुल, आप उसको अच्छे से अपने डॉक्टर से सलाह लेके उसके ऊपर आप मेडिसिन से उसको आप नेचुरली भी ऐसे भी ठीक कर सकते हो। तो इसके लिए भगवान ने दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता दे रखा है जिसके लिए करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कोलेट्रल आर्टरी होती है वो हर इंसान में पहले से ही ऑलरेडी होती है, जो भगवान देता है, वो हम कुछ उसमें नहीं करते हैं। अब जैसे उसको आप दूसरा बोलते हैं स्पोर्ट्समैन आर्टरीज बोला जाता है, जितने भी अपने प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हैं उनके सबके ओपन हो जाती है वो। तो उसकी सप्लाई अगर मेन आर्टरीज में ब्लॉकेज आया तो दूसरी साइड से उसकी चालू हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो कई लोगों में 100%, आपके खुद के 100% के 2 ब्लॉकेज थे, बिल्कुल तो सर। आपको कुछ हुआ तो नहीं फिर। सही बात है। इसका भगवान मतलब तो कुछ हो जाना चाहिए था। जी जी। आपने ने स्टंट डलाया, ने बाईपास कराई, तो यही है ना कि आपकी वो एक कोलेट्रल खुल गई। पर वो एक कोलेट्रल के भरोसे आप बैठ नहीं सकते। बिल्कुल। आपको जितनी कंप्लीट है वो खुल जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी, पर एक कोलेट्रल के भरोसे आप नहीं बैठ सकते। हाँ, मेरे को बस तो वही चलने reason में है। बड़ी समस्या आती थी, वही रीज़न है काफ़ी इसका। दिक्कतें आती थी। जी, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप धैर्य से अपना फैसला लें और उसको आगे से उसको इम्प्लीमेंट करें और अच्छे से अपने डॉक्टर से राय लें, उसमें अच्छे से सोच विचार करके डिसीजन लेना ज़्यादा। डॉक्टर पूरन चौधरी क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के कि अगर मान लो किसी को हार्ट अटैक आया तो वो उस समय क्या, किस प्रकार से निर्णय ले? क्योंकि निर्णय लेना काफ़ी प्रभावी हो जाता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक तरह से जब एंजियोग्राफी करते हैं तो वो समय ज़्यादा नहीं देते बात करने का। वो तो तुरंत जो है कहते हैं कि तुरंत से तुरंत बताइए, हमारे को फैसला करना है, नहीं तो जान जो है वो हथेली के ऊपर आ गई है। शायद ऐसा ही आपके केस में हुआ। बिल्कुल हुआ था। सर देखो, इसमें मेरी ये राय रहेगी कि मैं एक सबको ये एडवाइस करता हूँ कि आपको दिक्कत होने से पहले, जब आपको प्रॉब्लम है ही नहीं तो ही आपको टेस्ट वगैरह करवा लेना चाहिए। सबसे पहले सबसे बड़ा इसमें रोल है आपकी लाइफ स्टाइल का, कि आप आजकल सबके इतना बिजी लाइफ स्टाइल और शेड्यूल्स है जिसमें इंसान को खाने का न प्रॉपर नींद ले पा रहा है, न कोई वो प्रॉपर उसकी पोजीशन है, न वो अच्छे से खा पा रहा है, और फास्ट फूड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको ये पता करना होगा कि सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ हो रही है आपके। अपने लाइफ स्टाइल को आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेनी ही पड़ेगी। आपको अच्छे से अपनी बॉडी को रिहाइड्रेट करना पड़ेगा, अच्छे से लिक्विड का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा साथ साथ में आपको क्या खा रहे हो आप, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके अलावा आपका जेनेटिक फैक्टर आपके ऊपर कितना हेवी है, जी जी। तो उसको भी आपको इसमें बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है हार्ट की, और वो उनमें आएगी। वो कितना भी परहेज कर ले, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो इतने अपने आप को इतना वो ध्यान रखते हैं कि खाने का, पीने का, सोने का, हर चीज़ का टाइम पे टेस्ट कराते हैं, फिर भी उनको दिक्कत होती है। वो उनकी जेनेटिक हिस्ट्री है, डीएनए हिस्ट्री है, तो होगा वो। पर इसमें आप पहले से प्रिवेंटिव तौर पे आप कुछ जांचें करवा सकते हो। आजकल एक बड़ी अच्छी टेक्निक है अपने मेडिकल साइंस में, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। जी जी। इसमें सेम वही रिजल्ट आता है जो एंजियोग्राफी में आता है। वो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी नस में कितना ब्लॉकेज है,
कौन सी नस में कहाँ रुकावट है, क्या है, कितना है, सब कुछ। पर इसके लिए क्या है कि इसमें आपको एक फ़ायदा हो रहा है कि इसमें आपको कोई भी डॉक्टर चाह करके भी स्टेंट छल्ला नहीं डाल सकता। जी जी। तो इसमें आपको वो जांच करके ही देगा, वो बोल सकता है कि आपको इस नली में इतनी ब्लॉकेज है या यहाँ ये है, तो उसके बाद आप अपना आराम से निर्णय लो। आपको जो इंक्वायरी करनी है, पता करना है, उसके बारे में नॉलेज लेना है, ठीक है नहीं है, अपने डॉक्टर से अच्छे से बात करके फिर उस पर आप फैसला ले सकते हो। आपके पास सफिशिएंट टाइम है उसमें आप, और ये आजकल हर सिटीज़ में अवेलेबल है अच्छे से, और हर मेडिकल कॉलेज में ये उपलब्ध है। जांच हर जगह पे। तो मैं यही कहता हूँ कि एक उम्र के बाद में, जैसे 40 साल की उम्र होगी, उसके बाद में आपको हर 6 महीने में या 12 महीने में अपना एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा के पता करना चाहिए। और जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो पहले से आपको बाकी सारे टेस्ट, नॉर्मल सीटी एंजियोग्राफी पे नहीं जाओ तो भी आप एक इको हो गया, अपना टीएमटी टेस्ट करवा सकते हैं। और अपने को जब भी लगे कि मेरे को थोड़ी बहुत भी कुछ भी सांस फूल रहा है, कोई सा भी चेस्ट का या पेन का कोई भी सिम्टम्स है, तो आप एक टेस्ट करवा सकते हो, उससे पता लग जाएगा कि आपको क्या दिक्कत होती है। टीएमटी स्ट्रेस टेस्ट होता है, उसमें आपको नॉर्मल पता लग जाता है। एक नॉर्मल टेस्ट होता है, ट्रेडमिल टेस्ट, तो आप ये कर सकते हो। जी जी जी। सर मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, क्योंकि हार्ट के पेशेंट आपने बताया कि जेनरेटिक भी होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, अपनी व्यवस्था को ढंग से नहीं चलाते। तो आदमी को क्या करना चाहिए? चलो जेनेटिक है तो दिक्कत आएगी, चेक कराते रहो, नहीं है तो बीमारी ना आए, तो उसके लिए किस प्रकार से अपने खान पान का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम जो है स्वस्थ रह सकें? अच्छा खाना क्या ऐसा खाना चाहिए ताकि जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक ना हो? देखो सर, इसके लिए सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर क्या है। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, और जो आज के युवाओं में सबसे ज़्यादा भी है। जी जी। अब रिस्क फैक्टर का पता होगा तो अपन उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, और अवॉइड करेंगे तो वो चीज़ से अपन बच सकते हैं कि ऐसी कोई बीमारी ना हो। सबसे पहले इसमें स्मोकिंग, उसके बाद में आपका हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, अल्कोहल, जेनेटिक, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये 7-8 चीज़ें ऐसी हैं, इनको आप अपनी लाइफ से अच्छे से मैनेज कर लो तो आपको हार्ट की बीमारी कभी हो ही नहीं सकती। अब रही बात हार्ट का ब्लॉक बन रहा है किसी नस में, तो वो बन कैसे रहा है? एक कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से मिलके एक ब्लॉक बनता है। अब आपकी बॉडी में जितनी आपकी बॉडी की डिमांड है उतना कोलेस्ट्रॉल आपका लीवर बना रहा है। जो ऊपर से अपन कंज्यूम कर रहे हैं वो एक एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है। अब लोगों को इतना तो पता है कि ब्लॉकेज क्यों बन रहा है और किससे बन रहे हैं, इतने तो लोग समझने लग गए, पर उनको ये पता नहीं है कि मैं क्या नहीं खाऊं जिससे कि मेरे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं जाए, क्या मैं नहीं खाऊं जिसकी वजह से मेरे को ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं एक सिंपल से आपको फॉर्मूला बताता हूँ। जो भी एनिमल फूड है वो कोलेस्ट्रॉल है, जितना भी एनिमल फूड है वो कोलेस्ट्रॉल है, चाहे वो दही, दूध, घी, मक्खन, मलाई, नॉन वेज, अंडा, ये है, ये कोलेस्ट्रॉल है। आपको अगर आपका कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट करवाइए, मैं कहता हूँ कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 130 के अराउंड रखो, आप एक नॉर्मल रेंज में रखो। ऊपर जाएगा तो उसको आप मैन्युअली ठीक कर सकते हो बिना किसी दवाई के। और ट्राइग्लिसराइड होता है वो 150 तक उसकी लेबोरेटरी रेंज है कि 150 तक ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल होता है, पर मैं कहता हूँ कि 100 to 110 तक रखो ताकि आप वो बढ़े तो भी आप उसको मैन्युअली ठीक कर पाओ। ट्राइग्लिसराइड बॉडी में कैसे आता है? जो ऑयल, जिस चीज़ से ऑयल बनता है वही ट्राइग्लिसराइड है। अब लोग बड़े शौक से आजकल देखते हैं कि काजू खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, पिस्ता खा रहे हैं। खाना गलत नहीं है, खाना चाहिए, पर आपकी बॉडी की एक्सेस अब कितना पूरा आपकी बॉडी की एक्टिविटी है, कितना आप उसको एडजस्ट कर पा रहे हो, उस हिसाब से खाना चाहिए। ये नहीं कि आपने पूरा ही बंद कर दिया, पर आपको अगर दिक्कत है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली, जिस चीज़ से ऑयल बन रहा है वही ट्राइग्लिसराइड है। अब आजकल कई लोग बोलते हैं कि सर मैं तो बड़ा महंगा तेल खा रहा हूँ, कभी राइस का ऑयल खा रहा हूँ, कभी ये ऑयल खा रहा हूँ। महंगी बीमारी ले रहे हैं वो। ऑयल है। अब आप ऑयल, ट्राइग्लिसराइड ही ऑयल है, अगर आप लोग उसमें ट्राइग्लिसराइड ही नहीं है तो फिर वो ऑयल कैसा होगा? तो आप बिल्कुल जीरो ऑयल कुकिंग कर सकते हो बिना ऑयल के। आजकल बहुत सारे आपको चैनल्स पे मिल जाएगी, और बहुत सारे डॉक्टर्स इसकी एडवाइस करते हैं। और नॉन वेज हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, कम से कम यूज़ करो। अगर आपको हार्ट से संबंधित रिलेटेड बीमारी होने के चांस है या है, आपके जेनेटिक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर 6 महीने में एक लिपिड का टेस्ट करवा के आप घर पे ही पता कर सकते हो, और बिना दवाई के उसको मैनेज कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस से ब्लॉक हो रहे हैं, और मैं किस चीज़ को नहीं खाऊँ तो कौन सी चीज़ मेरी बॉडी में नहीं जा रही है। इसके अलावा आपको प्रतिदिन योगा करना, सुबह शाम वॉक करना,
ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है। आप आधा घंटा सुबह आधा घंटा रात को खाने से पहले वो करो। इसके अलावा योगा, सुबह सुबह आपको आधा घंटा योगा करना चाहिए। उसके अलावा आपको अपनी बॉडी को रिहाइड्रेट रखो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, अच्छे से ज़्यादा अच्छे पियो। नमक एक्सेसिव नमक मत खाइए, ऊपर से नमक नहीं खाना चाहिए, जो खाने में है वही ठीक है। और इसके अलावा आपका बीपी शुगर को मेंटेन रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अल्कोहल और स्मोकिंग को बिल्कुल क्विट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब कई लोगों को ये होता है कि इतना काम का स्ट्रेस है, शाम को नींद नहीं आती जब तक ड्रिंक नहीं करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप अल्कोहल के भरोसे नींद के ऊपर डिपेंड नहीं रह और सकते। दिल की बीमारी आप खुद ले रहे हो, इसका हाँ। मतलब ये है। अल्कोहल के भरोसे आप ये नहीं कि मैंने अल्कोहल ले ली तो नींद आएगी। नींद आपको वैसे नेचुरली आनी चाहिए, 6 से 8 घंटे एक नेचुरल नींद होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को अपन मेंटेन करके हार्ट की होने वाली बीमारी से बच सकते हैं। एक जो नया तरीका सर आप जो इजाद आप लोगों ने किया है, जी जी। किस प्रकार से आप लोग इलाज करते हो, और इसका इलाज का क्या बेनिफिट जो है आप मानते हो लंबे समय के लिए? सर, हम साहुल हार्ट सेंटर में ये एक इलाज करते हैं जो अपने ऑल ओवर इंडिया में 135 इसके ब्रांचेज हैं, सेंटर्स हैं इंडिया में। और हमारे जो है मैनेजिंग डायरेक्टर पूरे साहुल के, वो है डॉक्टर बिमल छाजेड़। उन्होंने ये 1995 के अंदर इसको स्टार्ट किया था दिल्ली में, सबसे पहला सेंटर दिल्ली में डाला था। और उस टाइम के पेशेंट मैं अभी भी देख रहा हूँ। 1995 में जो ट्रीटमेंट कराए पेशेंट भी हमारे सामने आते हैं, और नए पेशेंट भी आते हैं, हम खुद भी देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम 2 ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले करते हैं EECP ट्रीटमेंट होता है, एक मशीन होती है, उसका काम होता है कि इनहेंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। उसमें 3 कफ होते हैं जो आपके पैरों पे बांधे जाते हैं। वो कफ क्या करते हैं, और एक चेस्ट पे लीड लगती है, वो आपके हार्ट को मेंटेन करती है। वो जब हार्ट कंप्रेस करता है तो मशीन रिलैक्स करती है, मशीन हार्ट रिलैक्स करता है तो मशीन कंप्रेस करती है। वो आपकी हार्ट बीट के हिसाब से चलती है, पल्स के हिसाब से। वो क्या, उस मशीन का काम होता है कि आपके हार्ट में कोलेट्रल्स आर्टरीज होती है, जो जितनी भी कोरोनरी आर्टरी होती है उनके पैरेलल बहुत हज़ारों की संख्या में छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, उनको कोलेट्रल आर्टरीज बोलते हैं, पर वो बंद होती है। जी जी। इस मशीन की सहायता से हमको उनको खोल के आपकी नेचुरल बाईपास कर सकते हैं। जब कोई डॉक्टर्स के पास जाते हो एक बाईपास के लिए बोलते हैं तो वो एक नस को कहीं से काट के दूसरी नस को कनेक्ट कर देते हैं, तो एक बाईपास हो गई कि एक ट्रैफिक को क्रॉस करके अपन सीधे जा रहे हैं। पर हम कह रहे हैं कि पूरे हार्ट में जो पहले से भगवान ने दे रखी है ऊपर वाले ने, उन्हीं को हम ओपन कर देते हैं, जी जी। तो हज़ारों नसों का एक जाल हो जाएगा। तो उससे आपकी एक तो नेचुरल बाईपास हो जाएगी। एक दूसरी प्रॉब्लम्स होती है सिर्फ, एक होता है हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन, LVEF बोलते हैं उसको। वो क्या होता है कि जब हार्ट में ब्लॉकेज आता है तो वो सडनली कम हो जाता है, फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपका बॉडी का फ्लूइड एक्सटेंशन बाहर नहीं जा पाता, आपको हाँफने लग जाते हो, सांस में फूलन हो जाती है, चल नहीं पाते हो, पानी ज़्यादा नहीं पी पाते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इससे हार्ट फेल होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। उससे हार्ट अटैक नहीं होता, हार्ट अटैक की वजह से EF कम होता है, पर उसकी वजह से हार्ट फेल हो जाता है, तो उससे पेशेंट की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे जो पार्ट हार्ट का काम नहीं कर रहा है वहाँ की कोलेट्रल ओपन करके वहाँ की सप्लाई बढ़ा देते हैं, तो वो पार्ट भी वापस काम करने लग जाता है, तो आपके हार्ट की पंपिंग वापस से नॉर्मल। जैसे कि आपके केस में आप आए थे तो आपकी 40 थी, जी। आपके अटैक आने की वजह से पंपिंग 40 हो गई थी, तो वापस जब अपन ने मशीन लगवा के अब वापस जांच कराई तो वो होगी 60। जी। एक नॉर्मल इंसान में 55 to 60% एक नॉर्मल EF होता है। तो इस मशीन से 2 काम करते हैं, जो एक तो हार्ट की पंपिंग गिर जाती है उसको वापस बढ़ाते हैं, और एक कोलेट्रल को खोल के नेचुरल बाईपास करते हैं। अब आपने पूछा था कि इसका एक लाइफ लॉन्ग क्या बेनिफिट है। सर, हज़ारों ट्यूब्स होती है, एक ट्यूब बंद हो सकती है, 2 हो सकती है, 50 हो सकती है, 100 हो सकती है, हज़ारों की हज़ारों वापस बंद नहीं हो सकती। बिल्कुल। और ऐसे हज़ारों होंगी तो फिर आप बाईपास करवाते हो, वो भी तो बंद ही हो जाती है। तो वो नहीं कह सकते कि भाई कि वापस ब्लॉक बनना आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपने खाने पीने में आप ठीक वो आपकी लाइफ स्टाइल है, आपके जेनेटिक पे, खाने पीने पे, वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपको छल्ला डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वापस ब्लॉक नहीं बन सकता। जी। बाईपास कर दी, वो नहीं है कि वापस ब्लॉक नहीं बन सकता। तो ब्लॉक बनना अलग चीज़ है, पर ब्लॉक से इफेक्ट अटैक आना वो एक उस कोलेट्रल पे निर्भर करता है कि जैसे वो नस रुक गई पर अटैक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपकी सप्लाई वहाँ से नहीं, वहाँ से चल रही थी वो। इसको अपन एक सिंपल भाषा में समझूं तो आपने बहुत सारे स्पोर्ट्समैन देखे हैं, क्रिकेटर देखे हैं, फुटबॉलर देखे हैं, रेसलर देखे हैं, अटैक आ सकते हैं पर अटैक से डेथ नहीं होती है उनकी। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनकी कोलेट्रल खुली है ऑलरेडी। जैसे अपने अभी क्रिकेटर की बात करूँ मैं, कपिल देव की होगी, सौरव गांगुली की होगी, अभी लेटेस्ट सबने सुना था। जबकि उसी के कंपैरिजन में अपन देखें इतने एक्टर्स हो रहे हैं, कोई 30 की उम्र में डेथ कर रहा है, कोई जिम में 40 साल का उम्र में अचानक से अटैक आया, ख़त्म हो गया। क्योंकि उनकी डाइटिंग प्लान अलग है और उनका अलग है, उनकी कोलेट्रल खुली हुई है उनकी, तो वो
ब्लॉक कर सकती है, पर वो अटैक के अंदर उसको क्या डैमेज हो रहा है वो उस पर निर्भर करता है कि आपकी कोलेट्रल क्या कर रही है। मतलब मेहनत का काम करना भी बहुत ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है, कहने स्पोर्ट्स मतलब। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हम यंगस्टर को यही कहते हैं कि जितने आप रनिंग वॉकिंग घूमोगे खेलोगे फिट रहोगे। और अब जैसे मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनको ऑलरेडी ब्लॉक लेके आते हैं, तो मैं उसको देख के तो नहीं कह सकता कि आप रोज़ 1 घंटे रनिंग करो, नहीं करवा सकता। ठीक बात तो है। उसके लिए हमने ये EECP, और ये EECP सावल में नहीं चल रही सर, इंडिया में सावल के अलावा बड़े बड़े 20 हॉस्पिटलों में इसको यूज़ किया जा रहा है आज की डेट में। जी। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स यूज़ कर रहे हैं, पर वो यूज़ कब कर रहे हैं इसको कि वो कह रहे हैं कि इसकी बाईपास भी नहीं कर सकते, इसको स्टंट भी नहीं डाल सकते, इसको कुछ नहीं कर सकते, आप ये मशीन लगवा लो। जबकि जबकि हम कह रहे हैं पहले कि ये काम होना चाहिए। पहले यही करवा लो ना, अगर फिर भी नहीं आराम आए तो आपके पास स्टंट है, फिर भी नहीं आराम आए तो बाईपास है, बाईपास के बाद आप क्या करवाओगे। सही बात है। कई ऐसे केसेज आते हैं जिनकी बाईपास ही ब्लॉक हो गई। अभी मेरे पास जस्ट एक केस आया दिल्ली से, तो उनको पहले बाईपास 2016 में हो गई, उसके बाद उनको वापस ब्लॉक होगी दोनों नसें उनकी, तो बोल दिया कि आप ECP लगवाइए जाके। तो मैं कहता हूँ कि ये पहले करवा लो। अगर स्टंट बाईपास तो एक लास्ट ऑप्शन है, जी जी। बाईपास के बाद आप कुछ नहीं करवा सकते। तो एक प्रिवेंशन और इन चीज़ों का ध्यान रख के मैनेज करके, और अपनी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा अपने को हार्ट के बारे में, तो अपन इसके बारे में अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और कोई बड़ी अनहोनी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि सर्दी का मौसम आने वाला है, जी जी क्योंकि कहा जाता है कि सर्दी के मौसम में अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं। जी जी। तो उसके लिए सर क्या करना चाहिए, क्योंकि सर्दी में रहना तो इंसान को पड़ेगा, सर्दी या गर्मी में भी, लेकिन बचाव रहे, बीमारी ना लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए। देखो सर, सर्दी से बचने के लिए सबसे पहले आपके अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखना होगा। मोस्टली अपन क्या करते हैं कि जैसे कि सो रहे हैं, कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, अचानक से अपने को 1 मिनट के लिए अगर बाहर जाना है, वॉशरूम जाना है या पानी पीने के लिए जाना है, तो अपन क्या करते हैं कि 1 मिनट ही तो जाके आना है, ऐसे ही चले जाते हैं। जबकि आपका बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बहुत नॉर्मल होता है। जब आप अचानक से आप प्लस में 2 4 5 10 डिग्री टेम्परेचर में जाते हो, तो अचानक से आपको एक झटका लग सकता है उसमें। आप अपने बॉडी टेम्परेचर को अच्छा रखें, इनर स्वेटर अच्छा पहन के रखें, और उसके अलावा आप गर्म पानी, फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा लें, गर्म ग्रीन टी वगैरह ले सकते हो, कॉफ़ी चाय वगैरह ले सकते हो, हर्बल्स ले सकते हो, अच्छे अच्छे गर्म सूप ले सकते हो। ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें, गर्म चीज़ें, ठंडी चीज़ों से या फ्रिज की चीज़ों से बचें, और खाने का प्रॉपर ध्यान रखें। वॉकिंग और जो वॉक होती है वो सूर्य उदय के बाद में और रात को सूर्य अस्त से पहले कर लें, और उसके अलावा आप सुबह योगा अपने रूम में बैठ के करें। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप इन चीज़ों से बच सकते हो सर्दी में। और ख़ास तौर से सर्दी जुकाम खांसी बुखार का ध्यान रखें। अगर हो भी जाए तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके उनसे जल्दी ट्रीटमेंट लेके उनको आगे ना बढ़े, वो कफ इन्फेक्शन ना हो किसी चीज़ का। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर पूरन चौधरी जी, जो कि हिसार के अंदर है, सावल हॉस्पिटल के अंदर का जो है सावल हॉस्पिटल चलाते हैं हिसार के अंदर, अर्बन स्टेट के अंदर। इन्होंने बताया कि दिल की बीमारियां बेशक से फैल रही हैं, लेकिन आपको दिल की बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। दिल की बीमारी लग गई, कोई बात नहीं, इलाज संभव है, इलाज करवाइए। अपने रहन सहन, जो आपकी डेली रूटीन है, उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव कीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, और स्वस्थ जीवन जो है पूरी उम्र आप जो है आसानी से जी भी सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को समय देने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।